नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बहस और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। युद्ध के 10वें दिन आज कई सारी अहम खबरें यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के मैदान से आई और सबसे बड़ी खबर ये जो अब से थोड़ी देर पहले आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री नाफ्टली बेनेट मॉस्को में पुतिन से मिले हैं और उन्होंने इस मामले में मीडिएशन यानी मध्यस्थता की पेशकश की है। वो मीडिएट करना चाहते हैं और लेकिन इस सब के बीच जंग भी जारी है और रूस ने 2 शहरों में अपनी तरफ से सीज फायर का भी ऐलान कर दिया है ताकि जो फॉरेन नेशनल्स हैं, विदेशी जो नागरिक हैं, वो जा सकें यूक्रेन से सुरक्षित वापस। इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है चर्चा करने के लिए ताज़ा सूरत हाल पर। मेरे साथ मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक, मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट, और आसिफ रमीज दाऊदी जेद्दा से हमारे साथ लाइव हैं। जनरल चतुर्वेदी, इजराइल के प्रधानमंत्री का मॉस्को जाकर पुतिन से मिलना और मध्यस्थता की पेशकश करना, यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसा लगता है कि शायद यह मामला अब निपटारे की ओर बढ़ रहा है। देखिए, कोशिश मेरे ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से ये हो रही है इसकी, और इसके खास तौर है कि इजराइल अमेरिका के काफी क्लोज है, तो ये एक तरह से मैसेज ये अमेरिका की तरफ से भी रशिया के लिए होगा कि कौन सी शर्तों पे बातचीत आगे बढ़ सकती है। जैसा कि हमको मालूम है कि पहले राउंड में दोनों पोजीशंस मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थे कि वो कह रहे थे आप युद्ध विराम कीजिए और वापस जाइए, ये यूक्रेन का कहना था। रशिया का कहना था कि भाई हमारी शर्तें हैं कि आप नेटो मेंबरशिप ना हो, न्यूट्रल रहे और क्रीमिया हमारे पास रहे, और ये जो डॉनबास के एरिया में जो 2 नए रिपब्लिक बने, लुहांस और डोनेट्स, ये पीपल्स रिपब्लिक को आप मान्यता दीजिए। तो वहां से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से शुरू हुआ, अब धीमे धीमे करके बात बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में तो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए कि हो सकता है कि नफ्ताली बेनेट कोई इसके मामले में कोई ऐसे एक एश्योरेंस दे सके पुतिन को, बिकॉज पुतिन आज भी बोल रहा है बाकी सब चीजों के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बेसिक मांग से वो पीछे हटने को तैयार कतई नहीं है। बिल्कुल इस पे हम लोगों को आगे और देखना पड़ेगा कि अगले 1-2 दिन इसमें काफी महत्वपूर्ण होने वाले, काफी अहम होने वाले। अचल मल्होत्रा अगर मुझे सुन पा रहे हैं, कनेक्टेड हैं, तो जैसा कि जनरल चतुर्वेदी ने कहा, मल्होत्रा साहब, इजराइल के प्रधानमंत्री अगर मिले हैं पुतिन से तो वो जाहिर तौर पर अमेरिका का संदेश लेकर गए हैं, मतलब वो बाइडेन के प्रतिनिधि के तौर पर उनसे मिले हैं। जी हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, काफी जूइश प्रेजेंस है। इनफैक्ट अमेरिका में काफी बड़ी जूस की लॉबी भी है। लेकिन इस एपिसोड को देखा जाए तो शुरू में जो इजराइल की पोजीशन है वो ठीक से क्लियर नहीं हुई। उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, कभी उन्होंने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करी, कभी उन्होंने रशिया का जिक्र किया, कभी नहीं किया, और फिर थोड़ा पहले एक कह सकते हैं कि हार्डलाइन ली, फिर बाद में थोड़ा म्यूट किया अपने रिस्पांस को। तो ये इजराइल भी क्या इंटरनेशनल उस पे रिलेशंस में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक अपना रोल अदाने के इरादे से यहाँ आया है। अब इससे पहले 90 मिनट फ्रांस की भी बात हुई, फ्रांस ने भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोई रोल वो इसमें अदा कर सके। तो बहरहाल आप इसे एक लार्जर पिक्चर में देखिए कि अगर कुछ लोग बाहर से आएंगे तो देखना यह कि उनकी मध्यस्थता से बात बनेगी या बिगड़ेगी। क्या अब जहां तक प्रेसिडेंट इनके यूक्रेन के अब साथ में मैं आपके पास आती हूँ, साथ में जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं जो कोई बयान दे रहे हैं और थोड़ी देर में इनका बयान जो है वो सामने आएगा और पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो ये कहेंगे वो काफी अहम होगा और काफी जरूरी होगा आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हालात में। जी मल्होत्रा साहब, अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब प्रेसिडेंट की यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है अभी, अगर उनकी बातचीत से आप देखें तो जब नेटो ने मना किया था कि वो अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे तो वो थोड़े निराश हुए थे। अब जब नेटो ने कहा कि नो फ्लाई जोन की उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको डिक्लाइन किया तो वो थोड़े से नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे माहौल में
हो सकता है कि अब वो इस तरफ सोचने लगे हों कि डायरेक्टली क्यों नहीं रशिया से बात कर ली जाए और कुछ गिफ्ट टेक करके और कोई फेस सेविंग डिवाइस बना के, क्योंकि उन्हें जो उम्मीदें नाटो से थी, अमेरिका से थी, अब उनकी बातों से साफ झलक रहा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़ेलेंस्की खुद जूइश कम्युनिटी से आते हैं, खुद जूइश कम्युनिटी से आते हैं, और ऐसे में इजराइल, और ये भी खबरें आ रही थी जनरल एसवीपी सिंह की ज़ेलेंस्की के ऊपर कई सारे हमले हुए, उन्हें मारने की कोशिश की, और इजरायली जो सुरक्षा एजेंसी या खुफिया एजेंसी मोसाद, उसकी मुस्तैदी की वजह से ज़ेलेंस्की बार बार बचे, और अब इजरायली प्रधानमंत्री पुतिन से बात करने मॉस्को में है, मीडिएशन की पेशकश कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है इसमें, जूइश फैक्टर। शीतल जी, ऐसे है कि जब हम ये जूइश फैक्टर लेते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि रूस में भी जूइश कम्युनिटी काफी तादाद में है, और एक रशिया, रूस का और इजराइल का संबंध जो है इस फैक्टर के ऊपर काफी नजदीकी रहा है इतिहासी तौर पर, क्योंकि रूस ने जब जर्मनी डिफीट किया है, बर्लिन ऑक्यूपाई किया है, तो उनका ज्यूज को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा रोल रहा था, और इसलिए इजराइल रूस के साथ एक तरह का रिलेशनशिप उनका सीमेंटेड है। दूसरा, जब अब ये सीरिया का प्रॉब्लम हो रहा था उसमें भी इजराइल और रूस ज्यादा नजदीक आए हुए हैं, तो ये दो बड़े फैक्टर हैं। आपने ज़ेलेंस्की का जिक्र किया है, जूइश कम्युनिटी के हैं, उनके प्रधानमंत्री भी जूइश कम्युनिटी के हैं, यूक्रेन के, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और इसमें क्या है, मैं समझता हूँ कि दो देश इस समय विश्व में जो कि रोल एक्चुअली प्ले कर सकते हैं एक सीज फायर लाने के लिए। इजराइल अभी प्रधानमंत्री उनके गए हैं, हाँ। दूसरा हमारा भारत देश का एक बड़ा अच्छा रोल हो सकता है, बिकॉज हमने बहुत एक एब्सटेन करके एक बड़ा इंडिपेंडेंट रोल अपना अपनाया है। तो अच्छा, इस सब के बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है कि भारतीयों के लिए रूस ने बसें कई मुहैया कराई हैं, सुमी शहर जहां पे कई भारतीयों के फंसे होने की खबर हम लगातार देख रहे हैं, वहां पे उनके रेस्क्यू के लिए, ये आज की बड़ी खबर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के परिप्रेक्ष्य में है कि उनके रेस्क्यू के लिए रूस कई बसें जो है वो मुहैया करा रहा है। जी जनरल सिंह, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इसलिए अभी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर गए बेनेट, उनका एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है, और इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका ने ही उनको एक तरह का आगे बढ़ाया करो, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो जी। और ज़ेलेंस्की, आपने भी जिक्र किया है, ज़ेलेंस्की बहुत डिसअपॉइंट हो गया है नाटो देशों के साथ, अमेरिका के साथ, खास करके नो फ्लाइंग जोन के वजह से डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, जबकि ऐतिहासिक तौर पे फिर से मैं बताऊंगा कि 3 किस्से हुए हैं जब नो फ्लाइंग जोन का इस्तेमाल किया गया है। लीबिया में 2011 में, बोस्निया में 1993-95 में, और इराक में गल्फ वॉर 1 और गल्फ वॉर 2 में। लीबिया में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ज्वाइन किया था, और इराक में और बोस्निया में नाटो कंट्रीज ने किया था। अभी इस हालात में ज़ेलेंस्की ने बोला है कि अब से जो हमारा नुकसान होगा आपकी भी जिम्मेवारी है, और मैं समझता हूं कि उसको ये अभी आगे है, उसका फीलिंग है अभी कि मैं बहुत तरह एक पपेट, एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया है मेरा देश, और ये खून खराबा अल्टीमेटली क्या होना है कि नाटो कंट्रीज में, ठीक, हम नेटो की बात हम कर रहे हैं, और इस सब के बीच में रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करें नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश। रूस की दो टूक, यूक्रेन को हथियार देना बंद करें नेटो। ये अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर, उनके विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है इस बीच। तो मैं अब आसिफ दाऊदी के पास चलती हूँ। आसिफ, अब क्या होगा? 7 मार्च को तीसरे दौर की बातचीत तय हो गई है। रशिया ने अभी वार्न किया है, अभी कहा है, दो टूक कहा है नेटो को कि आप यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। एक तरफ आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लगातार उनको चढ़ाए रखने के लिए आप हथियारों की बात करते हैं, हथियार सप्लाई करने की बात करते हैं। इसे आप बंद कीजिए, ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने दो टूक अभी कहा है। शीतल जी,
मैं आपकी बात को इस तरह से बताना चाहूँगा कि 10वें दिन के इस युद्ध के पूरे ड्यूरेशन में आज कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो बड़ी रिलीविंग रही। एक तो ये कि कैसे सीज फायर, और एक टेम्पररी सीज फायर ही सही, लेकिन कुछ कॉरिडोर बना, कुछ पैसेज बना जिससे कि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, खास तौर से हमारे हिंदुस्तानियों का जो हमारा कंसर्न है, वो आ सकते हैं। और देखें, मध्यस्थता के लिए तो मीडिएशन के लिए कई और मुल्कों ने भी, जैसे यूएई ने भी इनिशिएटिव्स ली थी, लेकिन ये पहले कोई प्राइम मिनिस्टर है, पहले किसी हेड ऑफ द स्टेट है जो वहां जाके पहुंच के मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। हाँ। अब ऐसे सिचुएशन में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आना कि वो आप रोके, तो ये देखें दोनों तरफ से वो एक बैलेंस बनाकर रखना चाह रहे हैं। और सही बात है कि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि आप पहले वॉर को रोक दो फिर हम बात करेंगे, तो उसी तरह से जब आप किसी तरह के 7 मार्च की कुछ आपकी मीटिंग्स फिक्स हुई है या फिर नेगोशिएशंस हो सकती है, तो जाहिर है कि उनकी ये डिमांड होगी जो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन भी हो सकती है कि आप पहले उन चीज़ों को रोको फिर हम कुछ थोड़ा सा नरमी दिखाएं। क्योंकि आज जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई है शीतल जी, वो बहुत बेहतर है। और मुझे आज रूस ने दो शहरों में सीज फायर का भी ऐलान किया है, कुछ समय टेम्पररी सीज फायर का। एग्जैक्टली उसी से मैं कनेक्ट कर रहा था कि एक तो वो हुआ कि सीज फायर टेम्पररी अनाउंस हुआ, दूसरी तरफ से यहाँ से कोई हेड ऑफ द स्टेट वहां जाके एक नेगोशिएशन की बात या फिर एक डायलॉग की प्रोसेस को शुरू करना और कहीं ना कहीं से उनको रोकने की कोशिश करना। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसको आप यकीन ही करें कि वो अमेरिका के भेजे हुए दूत कह सकते हैं। और हमारे पैनल में भी तमाम लोग ये कह रहे हैं, और हमारे जो जनरल सिंह अभी कह रहे थे कि इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदुस्तान को ये देखना है कि कैसे हम वेस्ट के साथ भी रिलेशन नहीं खराब करते हुए रशिया को किस तरह से, पुतिन को किस तरह से अपने जो हमारे पुराने एक रिलेशंस हैं, आपको पता है कि लगभग 6 बार तो ऐसा हुआ है कि रशिया ने अपने वीटो पावर को यूज करके हिंदुस्तान को रेस्क्यू किया है कई बार यूनाइटेड नेशन में। तो कई ऐसे पुरानी रिलेशंस भी हैं। तो तमाम चीजों को नजर में रखते हुए जो बात समझ में आ रही है कि आज के डेवलपमेंट्स को देखते हुए कि पीस के तरफ बढ़ना ही, पीसफुल टॉक्स ही एक सोल्यूशन हो सकता है। और इसमें दुनिया के वो तमाम ताकतें जितनी कोशिश करें वो बहुत इंसानियत की भी मदद होगी। और मुझे लगता है कि इन चीजों की शुरुआत अगर हुई है, इसको जोरदार तरीके से और ज्यादा लोग बढ़ाएं, इसको और प्रोत्साहित करना होगा, इसे और बढ़ावा देना होगा। जनरल चतुर्वेदी, पुतिन ने यह भी कहा है आज कि यूक्रेन को नाज़ीवादियों से मुक्त करना होगा, बचाना होगा। इससे उनका स्पष्ट संदेश है कि वो चाहते हैं कि उनकी पसंद की सरकार वहां पर काबिज हो और यूरोप और नेटो देश और अमेरिका इसमें कोई अड़ंगा ना डालें। ये उनकी सीधी स्पष्ट शर्त है और संदेश है उनका। बिल्कुल। देखिए, जहां तक पुतिन का सवाल है, फ्रॉम डे वन उसका बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है। देखिए, हर एक के अपने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। जब से यानुकोविच को वहां से ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बाद भागना पड़ा है, रशिया थ्रेटन फील करता है कि अगर यूक्रेन में ऐसी गवर्नमेंट रही जो कि उनके फेवरेबल नहीं है, तो वो उनके इंटरेस्ट में, सिक्योरिटी इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिकन के अपने इंटरेस्ट हैं कि वो ये चाहते थे वो कि इस तरह से लड़ाई और थोड़ा सा खिंचे जिससे कि रशिया इसमें जितना ज्यादा फंसाया जा सके। और इसमें गिनी पिग आपको याद है, 2 दिन पहले मैंने यही बात बोली थी कि उनका जो इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो यूक्रेन के लोग हैं। ज़ेलेंस्की साहब बिल्कुल हैज बीन टेकन फॉर ए राइड। 2014 के बाद जब से कि वो वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ है, नेटो के चार्टर के मुताबिक वो नेटो का सदस्य तो बन ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश किए जा रहा था और उसको एक कैरेट दिखा रहे थे वेस्टर्न पावर्स। उन्होंने अभी कहा तो ना तो कोई मदद की, ना नो फ्लाइंग जोन किया। वो मांग रहा है कि हमको टैंक और हथियार दे दो, उसका कोई जवाब स्पष्ट मना कर दिया। उस पे उन्होंने नाराजगी भी जताई ज़ेलेंस्की ने, जो नो फ्लाई जोन की मांग को नेटो ने। है कि ज़ेलेंस्की साहब को भी अब पता चलने लगा है कि भाई आई हैव बीन यूज्ड। तो जब वो यूज्ड हो गए हैं तो अब वो भी एक रास्ते ढूंढेंगे। अच्छा, जहां तक मेरा एक मानना ये है कि इंडिया का जो ये
दो शहरों में सीजफायर की बात हुई है, जी ये इंडियन आई थिंक नजिंग से हुई है, क्योंकि इसमें बेलगरोड में ले जाने की बात हो रही है कि ये उन्होंने 130 बसें लगा दी गई हैं कि वो इंडियन को 2048 और 40 बिल्कुल किलोमीटर बिल्कुल, ये रूस रशियन वहां से एम्बेसडर ने इस रशिया बात से की पुष्टि की है कि 100 जो बसें भारतीयों के रेस्क्यू के लिए रशिया ने डिप्लॉय वहां से करी हैं। निकल सके। तो ये मेरा ख्याल में इंडिया मध्यस्थता कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए, क्योंकि आपको याद होगा ट्रंप ने कोशिश की थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में हम मध्यस्थता करेंगे। इंडिया ने कभी नहीं माना, उन्होंने कहा ये बायलैटरल इश्यूज हैं, बायलैटरली ही होगा। तो कल को हमारी जो मॉरल अथॉरिटी है वो वीकन हो जाएगी, इसलिए हम लोग पर्दे के पीछे काम करेंगे। और हमने देखा जहां तक यूक्रेन का सवाल है, हम उनको भी मदद कर रहे हैं कि उनको भी हम ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से ये है कि हम लोग यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो वहां पे है का एक अपना सोचना है, और रेजिम चेंज ये बिल्कुल क्लियर कट है। इस पुतिन ये पुतिन की मांग क्लियर कट है कि सत्ता परिवर्तन हो और वहां पे जो भी सत्ता में बैठे वो रूस की पसंद के हो, यानी पुतिन को मंजूर हो और रशिया को मंजूर हो, उनको लगे कि ये हमारे हित के खिलाफ नहीं है। इसके पीछे वो, मुझे नहीं लगता कि इससे कम में पुतिन मानेंगे। अचल मल्होत्रा साहब, इससे कम में पुतिन मुझे नहीं लगता कि मानेंगे। पुतिन का तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि नाटो जो है उसके डोर स्टेप पे नहीं आए, ना जॉर्जिया, ना यूक्रेन, ना जो बचे हुए फिनलैंड या फिर दूसरे देश जो उससे बॉर्डर जिनसे लगता है रशिया का। एक तो ये उसका रेड लाइन है, और एक उसने मैक्सिमलिस्ट डिमांड रखी थी कि ये सब नाटो फोर्सेस, अपनी फोर्सेस डिप्लॉय जो उन्होंने करी थी ईस्टर्न यूरोप में और रशिया को एनसर्कल किया था 1997 ऑनवर्ड्स, उस या 1997 की पोजीशन पे चली जाए। ये रशिया जानता है कि वो मानने वाले नहीं है। ऑफ कोर्स तीसरा ऑब्वियसली एंड जब ऑब्जेक्टिव तो यही है कि यूक्रेन में ऐसी सरकार हो जो कम से कम न्यूट्रल हो, प्रो रशियन हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ वो ईस्टर्न यूक्रेन से अब अपना किसी भी कॉम्प्रोमाइज पे या किसी भी नेगोशिएशन में शायद जो उसने अपना इस्टेब्लिश कर लिया है कंट्रोल बाय प्रॉक्सी, वो डोनेट्स और लुहांस्क को उसने रिकॉग्नाइज किया है, और ये बिल्कुल रिपीट है जो जॉर्जिया में हुआ था 2008 में। लेकिन क्या जो पश्चिमी वर्ल्ड है, अमेरिका है, नेटो है, वो जो रूस मांग कर रहा है कि जो हमने इन एरियाज को रिकॉग्नाइज किया, इनको आप इसको आप भी मान्यता दें, तो आसानी से वेस्टर्न वर्ल्ड या नेटो या अमेरिका इस पे रजामंद होने वाला नहीं है? नहीं, वो कोई बात, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए जॉर्जिया में जब इसने 2 ब्रेकअवे रीजन अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया को रिकॉग्नाइज किया था और 2-3 अपने और अलाइज से उसे रिकॉग्नाइज कराया था, दुनिया ने आज तक नहीं माना उसे, वो अभी भी डिस्प्यूटेड है। लेकिन रशिया ने इस बात का फायदा उठा के वहां अपने आप को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर लिया है। अब्खाजिया जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है ब्लैक सी के ऊपर, वहां इसने अपने बेसिस भी बना लिए हैं, और साउथ ओसेटिया की तो टोटल बजट जो है रशिया के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक इसी तरह से डोनबास में एक बार वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो अगर सी ऑफ अजोव से लेकर ब्लैक सी तक जो पूरी बेल्ट है अगर इसके कंट्रोल में आ जाएगी, तो फिर वो उसको किसी हद तक जो हो जाएगा कि मेरी इस जगह पे मिलिट्री प्रेजेंस हो सकती है। तो इस पूरे क्राइसिस का की बैकड्रॉप पे वो ओडेसा भी अगर ले पाएगा तो भी हो जाएगा। एक्चुअली मुझे तो ये भी लगता है कि उसने इरादा उसका पहले ईस्ट पे ही आने का था। उसने जो डिक्लेयर भी किया था कि हम पीस कीपिंग एक मिलिट्री मिशन भेज रहे हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ डोनेट्स एंड लुहांस्क, बट उससे कीव की तरफ जो बढ़ाया, तो शायद ये डिफेंस, मेरे कोलीग्स जो है डिफेंस, मेरे को पैनलिस्ट इसे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर कीव की तरफ फोकस किया ताकि यूक्रेन आर्मी की जो अटेंशन है वो बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो कि अगर ये सिर्फ ईस्ट को स्टेबलाइज करने में लगा रहे तो यूक्रेनी आर्मी फिर पूरी फोर्स के साथ ईस्ट पे इसको काउंटर करेगी। लेकिन अगर जगह जगह अलग अलग शहरों में रशिया अपना फ्रंट्स खोल देगा तो फिर यूक्रेनियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। बट ये मेरी
एक स्पेकुलेशन है डिफेंस इस पर जनरल सिंह से हम रिएक्शन ले लेते हैं। जनरल सिंह, क्या ये एक रणनीति के तहत हो सकता है, जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा कि यूक्रेनी सेना की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग तरफ से अलग अलग मोर्चे खोल दिए अलग अलग शहर में और कीव तक, और इस बीच अपना डॉनबास में इस्टेब्लिश कर लें? हाँ बिल्कुल इस बीच डॉनबास, हाँ एक बिल्कुल वाजिब पॉइंट है जी। जनरल सिंह, जहां तक के मिलिट्री ऑपरेशंस का सवाल आता है, ये काफी इश्यू और डिबेट हो गया अभी, क्योंकि जैसे इनका प्लान डाला गया है ऑन ग्राउंड और जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरा नहीं हुआ। पुतिन का ये जो प्लान था इसमें काफी क्वेश्चन मार्क हैं। अगर कीव के लिए जा रहे थे तो फिर बाकी जगह जो फाइटिंग की इन्होंने बिल्ट अप एरियाज टाउन सिटीज को, उसको अवॉइड कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा उनको एक तरह का सीज घेराव कर सकते थे और सीधा कीव के लिए जाते। कीव का बहुत बड़ा मकसद है क्योंकि उनका एम था रिजीम चेंज। तो रिजीम चेंज एक राजधानी के साथ मतलब रखती है, ना कि सिर्फ जेलेंस्की के। तो मैं समझता हूँ कीव एक बिल्कुल मिलिट्री एम सही है, पर बाकी जो उनका मिलिट्री एम जो इनिशियली था डॉनबास रीजन और उसके साथ एक लैंड कॉरिडोर में लाना है क्राइमिया के साथ, वो उन्होंने अभी अचीव कर लिया। इस समय की जो लड़ाई के हालात सही बात कही जनरल सिंह की जो, और ये पुतिन का हालिया बयान भी इस बात की पुष्टि करता है जो उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन की सत्ता से जो प्रो नाजी लोग हैं उनको हटाना है। तो इसका मतलब उनकी सीधी स्पष्ट कोशिश और मांग ये है कि वहां सत्ता परिवर्तन हो और उसके लिए कीव में रूसी फौज का काबिज होना बेहद जरूरी था और एक स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा। कीव के ऊपर मैं जैसे बताया बहुत जरूरी था, पर उसके बाकी जो इनिशियल एम है वो प्लस एम से शुरू से डॉनबास रीजन और ये क्राइमिया, और मैं समझता हूँ कि डनेपर रिवर तक ईस्टर्न यूक्रेन का करने का। और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी, कोई सरप्राइज नहीं होगा। ये बयान आ रहा है एक यूक्रेनी विदेश मंत्री का, वो कह रहे हैं कि आपको ये बयान हम बताते हैं। पहले तो रूस ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करे नेटो। अब यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबास का बयान आया है, थोड़ी देर पहले हम उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे थे और उन्होंने बयान ये दिया है कि पुतिन यूक्रेन को अकेला छोड़ दो, ये युद्ध आप जीत नहीं पाओगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट। रूस में 113 कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया है, ये युद्ध आप जीत नहीं पाओगे, आप यूक्रेन को अकेला छोड़ दो। आसिफ दाऊदी डिफायंस, खुले तौर पर हम यूक्रेनी राष्ट्रपति की तो देख ही रहे हैं, अब विदेश मंत्री उनके बिहाफ पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन को अकेला छोड़ दो, आप ये जो युद्ध नहीं जीत पाओगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमने इन तमाम चीज़ों को देखा है और एनालाइज किया है, तो कहीं ना कहीं ये कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं होगी कि वो एक लॉस्ट बैटल ही लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हिम्मत की जरूर दाद देनी होगी कि कल भी हमने जो लाइव देखा था, ज़ेलेंस्की जो लाइव एड्रेस कर रहे थे, उसमें जो चीज अप्रिशिएट करने की बात है वो ये है कि वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना, अभी उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक टेम्पररी सीज फायर हुआ है, कहीं ना कहीं डायलॉग्स की भी बात आ रही है। और वैसे में अगर वो कहीं ऐसा पूरी तरह से हथियार डाल देने वाली बात हो जाएगी, तो इधर से अगर एक तरफ से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि नेटो वाले हथियार देना बंद करो, तो इधर से भी इनका स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि इनको काउंटर जवाब देते रहना है। और अगर नहीं देंगे तो एक ये लगता है कि वॉर खत्म होता दिखेगा। और इन चीजों को नजर में रखते हुए हमने देखा है कि ये यूक्रेन के अंदर तमाम जो एक रिटेलिएशन कह लें या रेजिलियंस कह लें, पहले दिन के अलावा आपके ही चैनल पे हम लोग डिबेट कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट डे बिल्कुल भी ये 1-2 दिन का मामला है। और एकदम वन साइडेड अफेयर लग रहा था, एकदम वन साइडेड लग रहा था जिस तरीके से रूसी फौज बढ़ती चली जा रही थी। जी हाँ, और वो ज़ेलेंस्की नजर भी नहीं आ रहे थे, तो शायद वो स्ट्रेटेजिकली कुछ उनकी प्लानिंग रही होगी। लेकिन 10 दिन तक इस तरह से युद्ध का चलना और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स का आना, कहीं ना कहीं ये देखे पॉजिटिवली। अच्छा, ये देखिए, ये जनता जिसको वो संबोधित कर रहे हैं यूक्रेनी, उसमें एक बड़ा सा बैनर है, प्लेकार्ड जिसको कहते हैं, उसमें रशिया लिखा हुआ है
और रशिया में डबल एस जो है उसको रिप्लेस करके वो जो नाजी सिंबल था दूसरे विश्व युद्ध का वो सिंबल बनाया हुआ है। यानी जो बार बार ये पश्चिमी दुनिया पुतिन की तुलना हिटलर से करने की कोशिश कर रही है कवायद में है, वो इस प्रोटेस्ट मार्च में जो बैनर्स और प्लेकार्ड्स हमें दिख रहे हैं उसमें रशिया में RU की जगह हिटलर का वो जो सिंबल नाजी सिंबल देखिए वो बीच में बनाया हुआ, यानी रूस को एक तरह से हिटलर नुमा देश और पुतिन को हिटलर ठहराने की पूरी कवायद ये वेस्टर्न वर्ल्ड की। जनरल मेहता, देखिए इस तस्वीर को। जी जनरल चतुर्वेदी, देखिए उसमें आपको देखिए उसमें इजराइल का भी आपको दिखेगा, एक फ्लैग इजराइल का भी दिख रहा है। देखिए यहाँ हम लोगों को दो तीन चीजें सोचनी चाहिए। एक पॉलिटिकल एम, आई एग्री कि एक रेजिम चेंज के अलावा एक और चीज उनका ध्यान अगर आप गौर कीजिए कि जो डेनिपर लाइन है वो उससे ईस्ट में जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च, स्लाविक पीपल और रशियन ओरिजिन के ज्यादा, रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। उनका जो मिलिट्री इसलिए उनको डेनिपर लाइन वो चाहिए, लेकिन रेजिम चेंज के लिए कीव उनको जाना जरूरी है। ये उनका पॉलिटिकल एम हो जाता है। मिलिट्री एम जो होगा, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन साउथ से, जिससे कि कोई सी से ना आ सके, ब्लैक सी में उनकी एक सेंट्रलिटी है, तो इसलिए उन्होंने मारियोपोल, ओडिशा और क्रीमिया से जो जोड़ रहे हैं उधर, और ईस्ट से वो डॉनबास एरिया को ये कवर कर रहे हैं। जस्ट टू पुट प्रेशर, उन्होंने नॉर्थ से भी कोशिश की गई है कि कीव, क्योंकि वहां से सबसे नजदीक कीव जो है वो बेलारूस साइड से है, तो इसलिए ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उनका इस तरीके से है कि तीन तरफ से घेर के रखा हुआ है। और ये जो है एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा अभी भी चल रहा है, बहुत सी चीजें हैं। और मैं अनवर साहब से बहुत, आसिफ साहब से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि एक ज़ेलेंस्की, चाहे कुछ आप कहिए, आप एग्री करें, चाहे आप उनको CIA पपेट बोले, चाहे वो अमेरिकन स्टूड बोले, जो बोलना हो बोले, हिम्मत तो दिखाई है उन्होंने, हिम्मत दिखा रहे हैं। हाँ। और अपने देश के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। उनमें एक जो बिल्कुल घबराए हुए थे, उनमें एक जोश उन्होंने भर दिया है और ये दिखा दिया है कि कितनी भी बड़ी मिलिट्री पावर हो, अगर पीपल खड़े हो जाएं तो उसका मुकाबला किया जा सकता है। तो ये 10 दिन का जो उन्होंने, ये 10वां दिन चल रहा है लड़ाई का, तो ये अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई अभी और थोड़ी लंबी खिंचेगी, ये इतनी आसानी से, क्योंकि वो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इस पे। लेकिन एक और चीज, अगर आप अमेरिकन का अगर आप इंटरेस्ट देखें, उनके हाथ में हर तरीके से लड्डू हैं, हथियार वो लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 5 जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े, वो उनके, तो हथियार उनके बिकेंगे। जब लड़ाई खत्म होगी, अगर रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो सबसे बड़ी रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां अमेरिकन हैं। और अगर ये लड़ाई चलती रही तो इसमें जो है किसका, यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। इसमें एक हम लोगों का भी, जो इंडियंस का आप बोल रहे हैं, कि एक तो ये बहुत अच्छा मूव हुआ है कि 2 शहरों में सीज फायर हुआ, जिससे कि लोग बेलगोरोड जा सके, दूसरा बेलगोरोड जा सके। दूसरा बहुत अच्छी चीज हुई है कि इनका दोनों का बड़ा नुकसान हो रहा है कि ये सबसे बड़े देश हैं दोनों, यूक्रेन और रशिया मिलके फूड ग्रेन्स में ये बहुत बड़ा इनका योगदान है पूरी यूरोप को सप्लाई करने में। ठीक एनर्जी सप्लाई है वो दोनों का, उसमें इंडिया को भी फायदा मिलने वाला है। ठीक है मल्होत्रा साहब, ये जो अभी विदेश मंत्री का बयान आया है, यूक्रेन के विदेश मंत्री का, कि पुतिन यूक्रेन को अकेला छोड़ दो, आप ये युद्ध नहीं जीत पाओगे, ये भी दर्शाता है कि अभी ठीक है मीडिएशन हो रही है, दोनों पक्ष थोड़े हताश है, क्योंकि इतना दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि इतना लंबा खिंचेगा। रूसियों ने नहीं उम्मीद की होगी कि यूक्रेन इतना लंबा रेसिस्टेंस देगा, और यूक्रेन ने भी नहीं सोचा होगा कि कीव तक रूसी फौज पहुंच जाएगी। ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्री का ये कहना कि पुतिन अकेला छोड़ दो और यूक्रेन को, ये संकेत है कि अभी भी यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं है, बेशक बातचीत चल रही हो। और विदेश मंत्री ने
मोदी से भी कहा है कि आप पुतिन से बात कीजिए ताकि ये युद्ध रुक जाए, इसे रोका जा सके। पुतिन से बात करें पीएम मोदी। ये यूक्रेन के विदेश मंत्री का जो बयान अभी आया है उसमें अब ये खबर भी निकल कर आ रही है कि भारत की ओर एक बार फिर यूक्रेन ने इशारा किया है कि वो आए, मदद करे। मल्होत्रा साहब, तरह का बयान तो आएगा ही, क्योंकि अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे, खासतौर से अगर आप बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप कभी भी ये मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि आप डर गए हैं या पीछे हट गए हैं या आप नेगोशिएशन की टेबल पे जो है विद द पोजीशन ऑफ वीकनेस आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से यही दिखाया जाता है, और खासतौर से यूक्रेन का यह है कि यूक्रेन की सॉइल पे क्योंकि ये हो रही है और रेजिस्टेंस अच्छा दे रहे हैं। बस एक मिनट के लिए आपको टोक रही हूँ क्योंकि मन में एक ख्याल आया कि अब तक ये इस तरह के बयान ज़ेलेंस्की दे रहे थे, लेकिन क्योंकि शायद इजराइल के प्रधानमंत्री मॉस्को में पुतिन से मिले हैं, पीछे से बैकडोर बातचीत भी हो रही है तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, तो ज़ेलेंस्की ने थोड़ी देर के लिए क्या बैकसीट ली और विदेश मंत्री को बोल दिया कि भाई आप बयान दो? क्या ये भी एक संकेत हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ ज़ेलेंस्की ही नहीं है जो अमेरिका के बिहाफ पे ये सब कर रहे हैं, बल्कि पूरा जो उनकी सरकार है वो यूनाइटेड है इस बात को लेके कि हमें रेजिस्टेंस को आखिर तक लेके जाना है। तो हो सकता है कल बयान रक्षा मंत्री की तरफ से भी आ जाए और दूसरे जो सेगमेंट्स हैं इनकी गवर्नमेंट के वो भी बोलें इस बारे में। तो एक यूनाइटेड फ्रंट भी दिखाने की कोशिश, ये भी मैसेज देने की कोशिश हो सकती है कि जहां तक जो सरकार है इस समय वो एक मत है इस बात को लेके कि हमें आखिरी दम तक रेजिस्ट करना है और पुतिन को यही कहना है कि गो बैक, हमें छोड़ दो, हमें जो अपनी विदेश नीति बनानी है वो बनाने दो, हम जिसे चाहें ज्वाइन करें, जिसे चाहें ना ज्वाइन करें, और इसमें आपकी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। या फिर ज़ेलेंस्की, क्योंकि आज अभी हाल में उनका कोई बयान नहीं आया है कल के अपीयरेंस के बाद, जब ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर की के मॉस्को जाकर बात करने की खबर आई है, और इस बीच ये सब ये हो सकता है कि पॉज ले लें ताकि कोई ऐसा बयान ना निकल जाए। एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही थी। हाँ, नहीं, ये हो सकता है कि एक डेलिबरेटली पॉज लिया जा सकता है कि जिससे बातचीत का माहौल अगर बन रहा है तो फिर बिगड़े नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ऑप्टिक्स भी होती है, थोड़ी हार्ड मैसेजिंग भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम कोशिश ये भी होती है कि अगर वाकई ही इंटरेस्टेड है हम बातचीत करने में तो फिर एटमॉस्फेयर को विशिएट नहीं करना, तो ऐसा नहीं कर रहे, माहौल को खराब नहीं कर दे। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने पॉज लिया हो, कोई इस किस्म की बयानबाजी ना करे, ताकि जो इजराइल की तरफ से कोशिश हो रही है जी उसका उल्टा असर पड़े। ठीक, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आसिफ दाऊदी जद्दा से, जनरल सिंह, अचल मल्होत्रा, जनरल चतुर्वेदी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इंटरनेशनल बहस में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री मॉस्को गए हैं और पुतिन से उन्होंने मध्यस्थता यानी इस मामले में मीडिएट करके इस मामले को सुलझाने की पेशकश की है। ये बहुत बड़ी खबर है आज की युद्ध के मैदान से। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।